जब शपथ ली, फिर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन होता है राज्यसभा का, उस पर लिखा जय अमिताभ बच्चन। तो अब आपत्ति है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए, और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। आज इनको जवाब नहीं सूझ रहे। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना बोलने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जानी चाहिए, आप जेल में जा सकते थे और बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलके 240 नहीं ला पाए। जय श्री राम दोस्तों, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कभी विनेश के अयोग्य होने पर सरकार का षड्यंत्र नजर आता है विपक्ष को, तो कभी जया बच्चन को अपने पति के साथ नाम लेने से दिक्कत है। आज मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी के जवाब का कोई जवाब ही नहीं है। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। जया जी इस देश की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, परंतु यह भी एक फैक्ट है कि राज्यसभा में जो आपका ऑफिशियल नाम लिखा जाता, हम लोग पास ये तक आता, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आपके स्पेलिंग में तो कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, संयोग से अभी अप्रैल में जो राज्यसभा में जिसमें वो दोबारा उनका चयन हुआ, उस समय मैं भी था। काउंटिंग के समय जया जी नहीं थी, उनके प्रतिनिधि रहे होंगे। एक एक वोट निकाल के बताया जाता है, यूं निकाल के सबको दिखाया जाता है, और उसमें हर बार बताया जा रहा था जया अमिताभ बच्चन। तो उनके प्रतिनिधि को आपत्ति करनी चाहिए थी। जब उनको सर्टिफिकेट मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उस पर लिखा हुआ जया अमिताभ बच्चन, आपत्ति करनी चाहिए थी। तो आपने जब और फिर जब शपथ ली, फिर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन होता है राज्यसभा का, उस पर लिखा जया अमिताभ बच्चन। तो अब आपत्ति मतलब किसी दूसरे कारण से है। और दूसरा मैं कह रहा हूं, ये जो कहने का प्रयास किया जाता सब पति का नाम है, पहला तो उनका लिखा है, ये भारत में परिवार के बीच में झगड़ा करवाने का चक्कर है, वरना कोई नहीं कहता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, मोहनदास करमचंद गांधी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, भीमराव रामजी अंबेडकर में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, नितिन जयराम गडकरी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहां इसलिए नहीं बोला, उसमें जेंडर का टकराव नहीं है, क्योंकि कोई किसी का पिता है तो कोई किसी का पुत्र भी होगा, मगर यहां पे लड़ाई करवानी है इसलिए होता। अब दूसरा तथ्य जो उन्होंने तकनीकी दृष्टि से गलत बोला, उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति से, सभापति से, आप हमारे कुलीग हैं। उन्हें साफ समझना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है। आप उसके लिए कह सकते हैं आप कुलीग हैं, आप चेयर पे हैं। राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा के एमपीज के बीच में नहीं होता है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात टेक्निकली, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कह सकते हैं आप हमारे कुलीग में हैं, आप अलग हैं, बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली टोटली डिफरेंट। तो ये बात फैक्चुअली रॉन्ग हो गई। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उन्होंने कहा कि उन्हें भाव भंगिमा नजर आ रही है और उनके एक्सपर्टीज पे, वो विषय अलग है। ये हो क्यों रहा है? आपने देखा कल टीएमसी के जो लीडर हैं, मतलब लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी डेरेक ओब्रायन ने जिस टोन एंड टेनर में उपराष्ट्रपति से बात की, हाथ पटक पटक के, उपराष्ट्रपति को बहुत बुरा लगा और कुछ समय के लिए वो छोड़ के चले गए। उससे पहले आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिना किसी विषय के, बिना किसी कारण से घनश्याम तिवारी जी माफी मांगे और ये और वो, उससे पहले आप लोकसभा में देख चुके हैं। तो फैक्ट क्या है, इस समय विपक्ष के अंदर क्या हो गया है, जब से थोड़ा सीट बढ़ गई ना, तो गर्मी इतनी ज्यादा आ गई है कि उनको यह दिखाना है, सारी पार्टियों को एक दूसरे से ज्यादा होड़ लगी है कि कौन बीजेपी खिलाफत ज्यादा करता नजर आए। तो खड़गे जी खड़े होंगे तो डेरेक ओब्रायन कहेंगे मैंने उससे ज्यादा करके दिखा दिया, तो समाजवादी पार्टी कहेगी हमने ज्यादा करके दिखा दिया। तो एक लाइन में कहूं, ये संसद में सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि विपक्ष का स्लोगन ये हो गया है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए, और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। सवाल आपके आए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नाम के ऊपर किसी तरह की आपत्ति हो सकती है? अगर एक महिला चाहती है कि उनके पति का नाम बार बार इस तरह से ना बुलाया जाए, एफिडेविट में नाम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं समझता हूं कि अवॉइड भी किया जा सकता था। और केवल उस वजह से कि नाम अमिताभ जी का जोड़ दिया गया, केवल उस वजह से नहीं हुआ। पूरा सेंटेंस सुनिए, उन्होंने कहा मैं कलाकार हूं, मैं भाव भंगिमा भी समझती हूं, और मैं एक्सप्रेशंस को, पूरा फेशियल बॉडी लैंग्वेज को भी मैं समझती हूं कि किस तरह से और क्यों लिया जा रहा है। असली मुद्दा वहां पर है। बिल्कुल मैं मानता हूं। दूसरा जो बिंदु है आपका कि संवैधानिक तौर पर कुलीग नहीं कह सकते, वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, चेयरमैन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक राय यह भी है कि वो हेडमास्टर भी नहीं। बैठ जाइए, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। खड़गे जी को साफ कह रहे हैं आप, यू वांट टू डिस्टेबलाइज द नेशन। एक उपराष्ट्रपति को क्या यह शोभा देता है कि आप कहें कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? बिल्कुल वो कुलीग नहीं है, लेकिन वो हेडमास्टर भी नहीं है कि हर आदमी को बैठा देंगे, हर आदमी को कहेंगे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, माइक बंद हो जाएंगे, संसद के यहां पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसानों को अंदर पार्लियामेंट में आने से रोका जाएगा।
और आप तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को एक कमरे में ठूस दिया जाएगा। टीस बहुत सारी हैं इस बार। तो कुछ भी कह देते थे, बात मणिपुर की होती थी, आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार हो रहा है कि दर्जनों रेल की घटनाएं होती हैं और रेल मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहां पर सारे सांसद ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये संसद का हाल हो गया। एनएचएआई मिनिस्टर से पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे के मापदंड क्या है, किस हाईवे को आप नेशनल हाईवे कहते हैं, तो वो यहां से वहां से वहां भागते हैं। आज इनको जवाब नहीं सूझ रहे। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जवाब नहीं दिया जा रहा है। पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं और तमाम जो आप लिंक देखेंगे, या तो वो कंपनियां जिन लोगों की हैं वो भाजपा से लिंक है, या वो गुजरात की कंपनियां हैं, या वो कहीं ना कहीं आरएसएस बैकिंग की कंपनियां हैं, या वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में बीजेपी के यहां पर पूरा धन दिया है, जिनके ईडी सीबीआई के नोटिस वापस लिए गए। इसलिए संसद में तमाम बहाने बनाकर संसद को परेशान किया जा रहा है। राउंड के लिए रखिए कुछ। सुधांशु जी, दोनों का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जो असल मुद्दे देश के हैं उसका जवाब देने से बचने के लिए कभी स्पीकर साहब आहत हो जाते हैं, कभी सभापति आहत हो जाते हैं और असल सवाल आप लोग पूछने ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए, 99 के खुमार में डूबी है तहरीर, और इन दोनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला, जितने इन्होंने वक्तव्य दिए उसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आपने। जैसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कैवियट लगा बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। मगर जो आपने बयान दिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नो इफ एंड बट, मर जा मोदी, नो इफ एंड बट, मोदी की मौत, नो इफ एंड बट। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो क्या थे? इनकी पार्टी में थे इमरान मसूद। अगले दिन राहुल गांधी गए प्रचार करने, 2014 में जाकर देख लीजिएगा, उनकी पार्टी के कैंडिडेट तब गए और सम्मान पूर्वक लाकर अपनी पार्टी में सांसद में ले आए। जो मोदी जी के बारे में बोला है, हमने बुरे से बुरे दौर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा, तभी किसी मौत की कामना नहीं की थी, और आपने नाम लेके बोला, कोई किंतु परंतु का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब रही बात इनकी, इन्होंने पीडीए में कहा ए में अगड़ा भी है, तो समझ गए जब से पांडे जी आ गए हैं, पांडे जी आ गए हैं तो अगड़ा तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वक्त के साथ बाएं दाएं जो बदलते हैं उनके नीतियों में स्थिरता नहीं रहती है। अब तीसरी बात उन्होंने कहा अराजकता की बात, तो मैं कहना चाहता हूं सलमान खुर्शीद का बयान क्या है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां आना चाहती हैं। छोटे मोटे नेता हैं क्या आपके? विदेश मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर, बाकायदा बोल रहे हैं। और तो और जाके चेक करिए, सीए आंदोलन के समय दिसंबर 2019 में सोनिया गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा वक्त आता है कि बाहर निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। याद करिए, हर्ष मंदर ने कहा था कि हमें कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और राहुल गांधी ने भी वो बोला था। वहां से लेके और आज जो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, ये अराजकता फैलाने का, और अराजकता का मैं एक और उदाहरण बताता हूं। अभी इन्होंने कहा था ना 8,500 खटाखट 1 लाख रुपए हर परिवार को देंगे। ये लोग किस ढंग से देश में फैलाना चाहते हैं आप ये बात समझिए। अभी बजट आया है, बजट में भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कुल हमारी ज्यादा आमदनी नहीं है। और देश में परिवार कितने हैं? 140 करोड़ की आबादी में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 आता है। 31 करोड़ परिवार है, सबको 1-1 लाख दे देंगे, यानी 27 लाख करोड़ की आबादी में 31 लाख करोड़ बांट देंगे। सोचिए ये लोग कौन से एजेंडा के थ्रू आकर देश में कौन सा वातावरण बनाना चाहते हैं, ये इनको पता होना चाहिए। और रही बात वक्फ बोर्ड पे, तो इनका दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं। हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, मगर वक्फ बोर्ड के आगे तो सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पे बादशाह रहे, वो आप बोल कैसे सकते हैं? अब इनको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की बात, तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जितनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था आज की डेट में, इतने मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग करके जलवाए जलाल से नेता घूम रहे हैं। आप लोगों को क्या, हम लोगों की पीढ़ी को भी नहीं ध्यान है, केवल इतना बोलने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जानी चाहिए, आप जेल में जा सकते थे और बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे। वो लोग आज आके इस बात का ज्ञान देते हैं। और मैं दूसरी बात, नीट के ऊपर, तो नीट पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपना ज्ञान रखते हैं तो आप अपना बोल दीजिए। तीसरी बात इन्होंने कहा कंपनियों के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत की हर कंपनी के लिए इनके दिल में क्यों हिकारत होती। कहते थे एचएएल डूब गया, एलआईसी डूब गया, एसबीआई डूब गया। पिछले साल कहते थे, जाके चेक करिए, एलआईसी ने 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है पिछली तिमाही में, ऑल टाइम हाई है। एसबीआई ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और पीएसयू मिला के ऑल टाइम हाई, रिलायंस से ज्यादा उसका प्रॉफिट है। एचएएल ने पिछले साल का रेवेन्यू 29,000 करोड़ रुपए है, जो ऑल टाइम हाई है, और 80,000 करोड़ का पाइपलाइन में है। तो मुझे समझ में नहीं आता है, प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, सिर्फ विदेशी कंपनी खिलाफ रहते, देशी कंपनी खिलाफ रहे, विदेशी के साथ। ये बताइए यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस।
बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। और बताइए हिंडनबर्ग के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। बीबीसी के साथ कौन खड़ा? कांग्रेस। किसने सद्दाम हुसैन से पैसा लिया वोल्कर रिपोर्ट में? कांग्रेस ने। केजीबी के हिसाब से, अगर मित्रों के आर्काइव केजी 1 पार्ट 2 के हिसाब से किसने पैसे लिए? कांग्रेस ने। मेरे भाई, विदेशी कंपनी के खिलाफ बोलते हुए आज तक नहीं देखा कोई विदेशी कंपनी के खिलाफ। स्वदेशी आंदोलन भी हम ही चलाते हैं। और अंत में मैं कहूंगा, एक अकेला सब पे भारी पे तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलके 240 नहीं ला पाए। आप आकर 44, 52 और 99 पे रुक गए हैं। तो जो मैंने संसद में कहा था, दोबारा कह देना चाहता हूं उस एक अकेले की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मंजिल क्या थी? 44, 52, 99। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग। मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।